यानी कि टॉपिक का नाम क्या है, लैंडमार्क जजमेंट। देखिए लैंडमार्क जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जो महत्वपूर्ण जजमेंट हैं, थोड़ा सा डिस्कशन आप हम उन पर करेंगे, क्योंकि पॉलिटी का जो न्यायालय के जो डिसीजन होते हैं वो भी एक पॉलिटी का, राज व्यवस्था का अपना एक हिस्सा होता है। तो आज हम डिस्कशन करेंगे, जैसे कि आपने देखा होगा केशवानंद केस है। केशवानंद केस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट केस है, यानी कि जितने भी अगर हम संविधान को लेकर केस की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहले इसी का नाम आता है। और ये केशवानंद केस कब आया, ये लगभग केस आया था 1973 का केस था। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि इस बार केशवानंद साहब जो थे वो केरल में किसी मठ के जो थे मठाध्यक्ष थे, और उनकी इस बार जो है डेथ हो चुकी है। केशवानंद जो ये केस लेके आए थे, हालांकि गोलकनाथ केस है, हम गोलकनाथ केस पर भी फोकस करेंगे थोड़ा सा। गोलकनाथ वाद क्या है, गोलकनाथ केस क्या है 1967 का। हम ये भी देखेंगे कि भाई मिनर्वा मिल्स केस क्या है। मिनर्वा मिल्स केस, ये केस जो है 1980 का केस है। हम ये भी देखेंगे एक कोहिलो केस है जो भी 9वीं अनुसूची से संबंधित है। कोहिलो केस ये 2007 का केस है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि मेनका गांधी वाद है। मेनका गांधी वाद, मेनका गांधी वाद जो था ये 1970 का केस था और आर्टिकल 21 को लेकर आया था। किससे संबंधित है, आर्टिकल 21 से संबंधित है। हालांकि यहीं पर अगर हम देखें तो यहीं पर ए गोपालन केस आ जाता है, गोपालन वाद, ए गोपालन केस। और यहीं पर एडीएम, यानी कि यहीं पर एडीएम जबलपुर केस की भी बात आ जाती है। यानी कहने का मतलब है एडीएम जबलपुर केस। इसके अलावा अगर हम देखें तो केस और भी हैं, जैसे कि हम कहते हैं री बेरूबरी केस, प्रस्तावना को लेकर था। री बेरूबरी केस ये 1960 का केस था। एक बेरूबाड़ी केस आया, ये भी 1960 का केस है। दोनों में क्या डिफरेंस है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जुडिशरी में भी जैसे 4 तरह के केस हैं। फर्स्ट जजेस केस है, सेकंड जजेस केस है, थर्ड जजेस केस है, फोर्थ जजेस केस है, ये भी है। तो हालांकि हम चलो कुछ केसों पे हम डिस्कशन थोड़ा सा कर ही लेते हैं, क्योंकि केसों के विषय में आप कहोगे कि सर केस तो आपने बताए नहीं। पुट्टू स्वामी केस का भी हम जिक्र कर सकते हैं, एसआर बॉम्बे केस का भी जिक्र कर सकते हैं हम। जैसे यहाँ पर एसआर बॉम्बे केस है 1993 का केस आया, एसआर बॉम्बे केस। इसके अलावा अगर आपने देखा होगा आरक्षण को लेकर भी केस है, इंदिरा साहनी केस। इंदिरा साहनी केस वाद आया, ये आरक्षण को लेकर वाद थे। जैसे कि नागराजन केस भी है। नागराजन केस क्या है, नागराजन वाद क्या है। फिर आपका एक जनरल सिंह केस क्या है, ये आरक्षण को लेकर ही केस थे। और आजकल आरक्षण बड़ा विवादित मुद्दा है। ये 1992 का केस था। ये आपका 2006 का केस है, 2005 या 6 का। फिर ये आपका 2018 का केस है। ठीक है, थोड़ा डिस्कशन हम इन्हीं पे ही कर लेते हैं, हालांकि केस तो और भी हैं। जब मेरी क्लास चलती है तो टाइम टू टाइम आपने देखा होगा कि इन केसों का प्रयोग किया जाता है और बड़े विस्तार के साथ इन केसों को मैं बताता हूं। हालांकि पॉलिटी में यही केस नहीं है, कम से कम इससे 4 गुना ज़्यादा केसों के विषय में मेरा पॉलिटी में बताना होता है। कम से कम आप ये मान के चलो कि जब मैं पॉलिटी पढ़ाता हूँ तो 100 केसों के विषय में बड़े आराम से बता देता हूँ। और 100 केस कम नहीं होते, और 100 केस भी वही बताता हूँ जो इम्पोर्टेंट है किसी टॉपिक को लेकर। ठीक है सर, पीडीएफ जो होगा वो हिंदी इंग्लिश बायलिंगुअल दोनों में होगा। बिल्कुल आता है जी।
आजकल तो ये वाद जो है बिल्कुल पूछे जाते हैं। केशवानंद वाद खूब पूछा गया, गोलकनाथ वाद भी पूछा गया। इंग्लिश में इसको हम केशवानंद केस कहते हैं, गोलकनाथ केस कहते हैं, मिनर्वा मिल्स केस कहते हैं, कोहिलो केस हो गया, मेनका गांधी वाद हो गया, री बेरूबरी केस हो गया, बेरूबाड़ी केस हो गया, एसआर बम्बई केस हो गए। जुडिशरी में आपका जो है प्रथम जजेस केस हो गया, सेकंड जजेस केस हो गया, थर्ड जजेस केस हो गया, आपका फोर्थ जजेस केस हो गया, तमाम तरह के केस हैं। ठीक है, कंपटीशन में आजकल तो ये केस हर कंपटीशन में, खासकर आईएएस में, पीसीएस में, या उसके जो छोटे एग्जामिनेशन हैं उन सभी में ये अब पूछे जाने लगे हैं। क्योंकि संविधान जो है, आप ये सोच के चलते हो कि हमारी जो पॉलिटी राज व्यवस्था है वो यहीं तक सीमित नहीं है कि आपने आर्टिकल पढ़ लिया। अब संविधान में, संविधान से संबंधित या हमारी राज व्यवस्था से संबंधित अगर कोई केस आता है कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तो वो वाद या वो केस भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिकतर मोस्टली क्या होता है कि टीचर इन विषय में नहीं पढ़ाता है, और टीचर जब इन विषय में नहीं पढ़ाता है तो कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन छूट जाते हैं, और क्वेश्चन छूट जाते हैं तो फिर आपको लगता है कि यार ये तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई, कहीं ना कहीं गलती हो गई। तो बच्चों, मैं तो आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि किसी भी चीज को पढ़ो तो पूरी संपूर्णता के साथ पढ़ो, अच्छे ढंग से पढ़ो, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत टफ है। और कंपटीशन टफ है तो आपको बेशक 2 महीना एक्स्ट्रा लगे, लेकिन मन से मेहनत करो, पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करो, क्योंकि यही ईमानदारी आपको सिलेक्शन देने वाली होती है। समझे? अब देखिए, सबसे पहले हमने बात की केशवानंद केस की। जैसे हम बात कर रहे थे कि केशवानंद केस, केशवानंद वाद जो आया ये सबसे बड़ा वाद था, और ये कब आया? 1973 का। आपने देखा होगा कि इस केस में जजों की संख्या कितनी थी? 13 जजेस इसमें बैठे थे, और लगभग 7-6 से इसका रिजल्ट आया था। केशवानंद केस ने एक्चुअली में हुआ क्या था कि गोलकनाथ केस का जो डिसीजन था वो पलटा था। अगर हम बात करें तो कुछ केस हैं जो आपस में, जो वाद हैं वो आपस में जो है अंतर संबंधित है। जैसे आपने देखा होगा कि 1951 का शंकरी प्रसाद केस आया, 1965 का सज्जन सिंह केस आया, 1967 का गोलकनाथ केस आया, 1973 का केशवानंद केस आया, 1980 का मिनर्वा मिल्स केस आया। ये आर्टिकल 13 और 368 को लेकर आपस में एक दूसरे के साथ वाद विवाद थे कि संसद अगर संशोधन कर सकती है तो क्या न्यायपालिका न्यायिक समीक्षा के अनुसार इसमें बदलाव कर सकता है। तो एक तरीके से मौलिक अधिकारों को लेकर ये केस आए, और कहीं ना कहीं जो विधायिका और जो न्यायपालिका के बीच में एक जो द्वंद्व था उसको लेकर ये केस बने थे। खैर, इसको विस्तार के साथ तो हम तब पढ़ेंगे जब फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों को पढ़ाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट वे में मैं बता देता हूं कि केशवानंद केस में हुआ क्या था। इस बार आईएएस का पेपर हुआ, और आईएएस के पेपर में हमेशा मोस्टली देखा गया कि आधारभूत ढांचे को लेकर क्वेश्चन आता रहा है। पीसीएस में भी इसको लेकर क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, और अन्य एग्जामों में भी इस तरह के क्वेश्चन आते रहे। तो सबसे पहली बात तो केशवानंद केस में क्या बोला गया कि जो फंडामेंटल राइट हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, ये अमेंडेबल हैं, अमेंडेबल हैं। इसमें कहा गया कि मौलिक अधिकारों में बदलाव किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। लेकिन मौलिक अधिकारों के साथ साथ इसमें, इस केस में, केशवानंद केस में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी दे दिया गया। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दिया गया। संविधान का आधारभूत ढांचा, कि भाई जो संविधान का आधारभूत ढांचा होगा उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, यानी कि इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता, बदलाव नहीं किया जा सकता। तो कहने का मतलब ये हुआ, देखिए हर केस की अपनी एक जो होती है कहानी होती है, कोई ना कोई बेस होता है। यहां पर केशवानंद केस ने एक्चुअली में क्या हुआ था कि 24वां जो संविधान संशोधन हुआ था, CAA का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन अधिनियम। ये जो केस आया था 1971 में, जो ये 24वां संविधान संशोधन के थ्रू गोलकनाथ केस को पलट दिया गया था संसद के द्वारा। इंदिरा गांधी उस टाइम प्रधानमंत्री थी, लेकिन इस 24वें संविधान संशोधन को चुनौती केशवानंद केस में दी गई, और
24 इस केशवानंद केस में 24वें संविधान संशोधन को वैलिड माना, वैध माना। तो इसका मतलब गोलकनाथ केस में जो ये बोला गया था कि मौलिक अधिकारों में परिवर्तन, फंडामेंटल राइट में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे पहले एक्चुअली में क्या हुआ था कि गोलकनाथ केस आया था, और ये गोलकनाथ जो केस आया था, जिसको गोलकनाथ केस कहते हैं 1967 में, ये जो 11 जज थे इसमें, और 11 जज जो थे यहाँ पर 6-5 से रिजल्ट आया था, और इसमें ये बोल दिया गया था कि फंडामेंटल राइट में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, परिवर्तन नहीं किया जा सकता, यानी कि बदलाव नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। और साथ में ये इसमें गोलकनाथ केस में प्रोस्पेक्टिव अप्रोच को लगाया गया। प्रोस्पेक्टिव अप्रोच का मतलब होता है भविष्य उन्मुखी, यानी कि जो पहले हुआ तो हुआ, हम उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर रहे, लेकिन आज के बाद मौलिक अधिकारों में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये गोलकनाथ केस में कह दिया गया है। इंदिरा गांधी अब जो है इस बात को लेकर काफी परेशान थी, क्योंकि इंदिरा गांधी चाहती थी कि पावर हर तरीके से उसके हाथ में हो। और ये कब की बात थी? इंदिरा गांधी जब पहली बार भारत की प्रधानमंत्री बनी, लेकिन उस टाइम इंदिरा गांधी की स्थिति बड़ी कमजोर थी। और अमूमन आपने व्यवहारिकता में देखा होगा कि जब सरकार मजबूत होती है, केंद्र यानी कि जहां प्रधानमंत्री की लीडरशिप में ताकत होती है, वहां अपने आप ही कुछ संवैधानिक संस्थाएं कमजोर हो जाती हैं। ये व्यवहारिकता में चलता है। तो इंदिरा गांधी उस टाइम कमजोर थी, क्योंकि गठबंधन की सरकार बनी थी, तो न्यायपालिका मजबूत हो गई, और न्यायपालिका ने गोलकनाथ केस के थ्रू मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करने से मना कर दिया कि संसद हमारे फंडामेंटल राइट में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। कुल मिलाकर हुआ क्या कि इंदिरा गांधी जब दोबारा से 71 में प्रधानमंत्री बनी, तो अब उनकी स्थिति मजबूत थी, फुल मेजॉरिटी के साथ सरकार बनी। तो यहां पर इंदिरा गांधी ने सबसे पहले तो 24वां संविधान संशोधन किया, लेकिन इस 24वें संविधान संशोधन को जब कोर्ट में चुनौती दी गई, तो केशवानंद केस में सीधा सीधा कह दिया गया कि मौलिक अधिकारों में परिवर्तन तो किया जा सकता है, या संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन किया जा सकता है, चाहे वो प्रेमबल ही क्यों ना हो। लेकिन यहां पर बात एक ये आई कि केशवानंद केस में टोटल उस टाइम सुप्रीम कोर्ट में टोटल 13 ही जज थे, और 13 जजों की बेंच बनी, और ये अपने आप में इतिहास का सबसे बड़ा इंपोर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट होने वाला था। ये किसी को नहीं पता था, क्योंकि अब यहां पर ये बात आ रही है कि भाई इस तरह की से जो विधायिका और न्यायपालिका के बीच में जो लड़ाई चल रही है वो तो चलती रहेगी। हम अपने संविधान की रक्षा कैसे करें? क्योंकि ऐसे तो अब कोई भी प्रधानमंत्री बनेगा और वो कहीं ना कहीं हमारे संविधान को तोड़ना मड़ोड़ना शुरू कर देगा। तो देन इस वजह से अब दूसरे देशों के जो संविधान थे उनको खंगालना शुरू किया गया। तो यहां पर केशवानंद केस में जो जजेस थे वो एक पॉइंट पे पहुंचे कि भाई ठीक है, ये भी बात बिल्कुल सही है कि फंडामेंटल राइट में परिवर्तन समय के अनुसार होना भी चाहिए, लेकिन ऐसा परिवर्तन नहीं होना चाहिए कि जो पूरे संविधान को चेंज कर दिया जाए, उसका आधारभूत स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाए। तो इस बात से बचने के लिए केशवानंद केस में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मूला दे दिया गया कि भाई हमारे संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन संविधान का जो मूल ढांचा होगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और ये आधारभूत ढांचे का सिद्धांत किसने दिया? केशवानंद केस में दे दिया गया, और उस टाइम सीकरी साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। समझे? तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने दिया? तो केशवानंद केस में दिया गया। लेकिन एक क्वेश्चन यहां पर यह आ जाता है कि ये जो आधारभूत ढांचा है, क्या आधारभूत ढांचे की व्याख्या, क्या आधारभूत ढांचे की जो व्याख्या है क्या हमारे संविधान में है? क्या संविधान आधारभूत ढांचे की व्याख्या करता है, एक्सप्लेनेशन देता है? नहीं देता। तो आधारभूत ढांचे की व्याख्या हमारे संविधान में नहीं है। लेकिन फिर कौन तय करता है कि ये चीज आधारभूत ढांचे में आता है नहीं आता? तो इसको न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट तय करता है। इस बार आईएएस में यही क्वेश्चन पूछा गया कि संविधान के अनुसार आधारभूत ढांचे की व्याख्या इस रूप में की गई है, क्या सही है गलत है? तो ये गलत स्टेटमेंट था। यूपी पीसीएस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया कि आधारभूत ढांचे का सिद्धांत किसने दिया? तो केशवानंद केस में दिया गया। तो कुल मिलाकर ये जो आधारभूत ढांचा है इसको लेकर कभी ना यानी कि केस आते ही रहते हैं,
ओके, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। तो मोटा मोटा हम क्या समझे कि केशवानंद केस में स्पष्ट कर दिया गया, और ये जजमेंट आज भी फॉलो किया जाता है, क्योंकि इससे बड़ी बेंच आज तक हमारे इतिहास में नहीं बनी है। अब बात आती है कि आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर आधारभूत ढांचे का मतलब क्या है। देखिए, आधारभूत ढांचे का मतलब यहां पर कोई डेफिनेट तो है नहीं कि आधारभूत ढांचा क्या है, इसको कोर्ट ही तय करता है। लेकिन मोटा मोटा देखें तो हम स्वतंत्रता की बात करते हैं, हम समानता की बात करते हैं, हम न्याय की बात करते हैं, हम संपूर्णता की बात करते हैं, हम पंथ निरपेक्षवाद की बात करते हैं, हम न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू की बात करते हैं। हम इसके अलावा फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में सामंजस्य और संतुलन की बात करते हैं। ठीक है, तो तमाम तरह के पॉइंट हैं जो आधारभूत ढांचे में आते हैं। संसदीय प्रणाली है हमारे देश में, लोकतंत्र है, गणतंत्र व्यवस्था है, ये सब आधारभूत ढांचे में आ जाते हैं। और टाइम टू टाइम जो हमारी न्यायपालिका ने तय किया है कि ये आधारभूत ढांचा है या नहीं है। जैसे पंथ निरपेक्षवाद की बात करते हैं हम, सेकुलरिज्म की। एसआर बॉम्बे केस जब आया था तो उसमें तय हुआ कि पंथ निरपेक्षवाद भी संविधान का एक आधारभूत ढांचा है। जब मिनर्वा मिल्स केस आया तो उसमें तय किया गया कि न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू भी अपने आप में एक आधारभूत ढांचा है। जब मिनर्वा मिल्स केस आया तो उसमें यह भी तय किया गया कि जो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में जो सामंजस्य और संतुलन होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए, यह भी एक आधारभूत ढांचा माना गया। राइट, तो कुल मिलाकर कोर्ट ही तय करता है कि यह आधारभूत ढांचे में आएगा या नहीं आएगा। संविधान इसकी कोई व्याख्या नहीं करता है। समझे? तो यहां पर थोड़ा सा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो गोलकनाथ केस में क्या बोला गया कि फंडामेंटल राइट में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, लेकिन केशवानंद केस ने गोलकनाथ के डिसीजन को चेंज कर दिया और कहा कि मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है, इसके अलावा संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन हो सकता है, चाहे वो प्रस्तावना ही क्यों ना हो। दूसरी बात, इसमें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया गया, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की कोई डेफिनेशन इसमें नहीं दी गई है। संविधान इसकी व्याख्या नहीं करता है, लेकिन आधारभूत ढांचे को तय कौन करता है? न्यायपालिका यानी कि सुप्रीम कोर्ट तय करता है। ओके, समझ में आ गई? उसके बाद अगर हम देखें तो बच्चों देखो, आज थोड़ी सी टाइम की कमी हो सकती है। यहां पर अगर हम मिनर्वा मिल्स केस की बात करते हैं तो ये जो मिनर्वा मिल्स केस है, हालांकि यहां पर एक बहुत बड़ा बदलाव आया मिनर्वा मिल्स केस में। 1980 का केस था ये। इसमें हालांकि मैं आपको बताऊं कि जो 42 एक अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, तो इंदिरा गांधी ने इस टाइम क्या किया था कि हमारे संविधान का जो आर्टिकल 368 है, जो संविधान संशोधन से संबंधित है, तो आर्टिकल 368 में चौथा और पांचवा पॉइंट जोड़ दिया था, जिसमें इंदिरा गांधी ने ये कहा था कि भाई संविधान संशोधन को चुनौती नहीं दी जा सकती कोर्ट में। खैर, कुल मिलाकर इसको असंवैधानिक माना। क्या माना? असंवैधानिक माना कि ये असंवैधानिक है। ओके, हालांकि विस्तार से मैं जब क्लास लूंगा तब मैं पढ़ाऊंगा, तब थोड़ा और अच्छा समझ में आएगा। इसमें जो पंथ निरपेक्षवाद है, पंथ निरपेक्षवाद जिसको हम सेकुलरिज्म कहते हैं, सेकुलरिज्म नहीं, सॉरी, पंथ निरपेक्षवाद नहीं, न्यायिक समीक्षा। जो ये न्यायिक समीक्षा है जिसको न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। हालांकि देखो, न्यायिक समीक्षा जिसको हम जुडिशियल रिव्यू कह देते हैं, तो जुडिशियल रिव्यू अगर देखा जाए तो हमारे संविधान में जुडिशियल रिव्यू की बात आर्टिकल 13 भी करता है, आर्टिकल 32 भी करता है, और आर्टिकल कौन करता है? 226 भी करता है। लेकिन जुडिशियल रिव्यू की जो ज्यादा स्पष्टता है वो आर्टिकल 13 में ही है। इसको क्या माना? आधारभूत ढांचा मिनर्वा मिल्स केस में माना गया, ताकि सरकार जो है न्यायिक समीक्षा में बदलाव ना कर सके। साथ में इस केस में यह भी माना कि जो फंडामेंटल राइट है और डीपीएसपी है, एक दूसरे के क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री, पूरक हैं, के बीच सामंजस्य और समन्वय की बात की गई। समन्वय होना चाहिए, यानी कि कोऑर्डिनेशन, और क्या होना चाहिए? फंडामेंटल राइट और डीपीएस के बीच में क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ठीक है,
ये मिनर्वा मिल्स केस में रख दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट केस रहा। अब देखो यहां पर एक बात आती है कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी को लेकर। अब से पहले क्या हो रहा था कि जैसे हम गोलकनाथ केस की बात करें, दौराई राजन केस की बात करें, तो वहां पर फंडामेंटल राइट जो था वो प्राथमिक माना जाता था डीपीएसपी के कंपैरिजन में। अब जब ये केस आ गया मिनर्वा मिल्स केस में, कहा कि भाई फंडामेंटल राइट भी इंपॉर्टेंट है और कौन सा इंपॉर्टेंट है, डीपीएसपी भी इंपॉर्टेंट है। तो धीरे धीरे आपने देखा होगा कि न्यायपालिका में भी बदलाव आए कि जहां पहले न्यायपालिका फंडामेंटल राइट को प्राथमिकता देती थी, वहां पर अब धीरे धीरे मिनर्वा मिल्स केस आते आते फंडामेंटल राइट को लेकर अब जो सोचने का तरीका है वो न्यायपालिका का चेंज हुआ। न्यायपालिका ने कहा कि भाई फंडामेंटल राइट जैसे जरूरी होते हैं ऐसे डीपीएसपी भी जरूरी है, क्योंकि अधिकारों की बात तो दोनों ही करते हैं। तो यानी कि यहां पर अब दोनों को क्या है, वरीयता दी गई। खैर कंसेप्ट वाइज है वो आगे हम समझाएंगे, लेकिन मिनर्वा मिल्स केस आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात आती है कि यहां पर कोहिलो केस की बात आ जाती है। किसकी बात आ जाती है, कोहिलो केस की। देखो कोहिलो केस जो है अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट केस है। ये 2007 का केस था और मैं आपको बता दूं कि इसको 9वीं शेड्यूल के नाम से भी जाना जाता, 9वीं अनुसूची के नाम से। ये कोहिलोवाद था क्या, हालांकि मेंस में जब हम आईएएस के मेंस की बात करते हैं तो इसको लेकर क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है। विद्यांशु शुक्ला कह रहे हैं कि सर रंजीत जी पूरा करते हैं, बीच में तो नहीं पता नहीं। देखिए बच्चे, मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि आप लोग जो भी मुझे सुन पा रहे हैं या बाद में मेरी रिकॉर्डेड वीडियो को जब आप देखोगे, हमसे तो बच्चे जिस टॉपिक से आप स्टार्ट करने के लिए कहोगे ना, हम तो उस टॉपिक से स्टार्ट कर देते हैं। ये नहीं कि हमारा एक ही टॉपिक अच्छा है, दूसरा टॉपिक अच्छा है, और पढ़ाने का बहुत लंबा अनुभव भी है। यहां पर हम आपसे कुछ खास ले भी नहीं रहे, 1000 रुपये कोई फीस ज़्यादा भी नहीं है अगर हम वीडियो के कंपैरिजन में देखें। जब आप देखोगे हमारी मेहनत, जब हम 100 से 120 घंटे, जैसे मैं पॉलिटी आपको पढ़ाऊंगा तो तकरीबन 1 घंटे की वीडियो पे आपका 8 रुपये पड़ता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। तो इसका मतलब आज कॉस्ट कितनी कम हो गई है। ऑफलाइन क्लास में जब आप लोग पढ़ते हो तो ऑफलाइन क्लास में पॉलिटी कितने घंटे पढ़ाई जाती है, 20 घंटे, 15 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 25 घंटे। तो कहीं ना कहीं कंटेंट आपका छूट जाता है, जो कंटेंट आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। आज ऑफलाइन से ज़्यादा बेस्ट ऑनलाइन क्यों है, क्योंकि सस्ता भी है और साथ में क्वालिटेटिव एजुकेशन भी है। ये दो चीज़ें आजकल ऑनलाइन में सबसे बेस्ट हैं, यानी कि कंटेंट बेस्ट है, क्वालिटी बेस्ट है और अपने आप में सस्ता भी है। इससे बेस्ट और क्या लोगे, अपने घर पे बैठ के पढ़ सकते हो। लाखों रुपया बाहर आके पैसा खर्च करते हो, वो क्वालिटी फिर भी नहीं मिल पाती है। बाहर का खाना खाते हो, घर बैठे अच्छी एजुकेशन मिल रही है, इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। आप मेरे छोटे बहन भाई हो, आप में से कुछ मेरे से बड़े भी होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल रियल वे में जो हकीकत है वही बात मैं आपसे यहाँ पर बता रहा हूँ। खैर, आप बैच को परचेज करें या ना करें उसके लिए कोई बाध्यता नहीं है कि आप हाँ जी बैच को परचेज ही करना है, बस सिर्फ आप क्वालिटी को फोकस करें। अगर आपको लगता है कि बैच में क्वालिटी मिल रही है तो बैच को परचेज करिए, और आपको कैरियर विल ऐप डाउनलोड करके आपको मेरी 5-6 क्लासें जो फ्री में मिलेंगी, आप उन क्लासों को भी देख सकते हो और वहां खुद जज करिए कि आपको अपने मतलब की चीजें मिल रही हैं नहीं मिल रही हैं। कि देखो दो चीजें होती हैं हमेशा जब आप किसी बैच को परचेज करते हो। एक तो कंटेंट में दम होना चाहिए, नंबर 1। दूसरा, टीचर का समझाने का तरीका बेस्ट होना चाहिए। ये दो चीजें अगर बेस्ट हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। समझे कि नहीं समझे? खैर, अब यहां पर कोहिलो केस की अगर हम बात करें तो इसको 9 शेड्यूल के नाम से भी जाना जाता है। अब ये 9 शेड्यूल हालांकि देखा जाए तो आपने देखा होगा कि 9 शेड्यूल तो आपने कब आया, जब पहला संविधान संशोधन हुआ था। CAA का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951, और उसी के थ्रू आपने देखा होगा कि हमारे संविधान में 31 का A पॉइंट
और 31 का बी पॉइंट जोड़ दिया था, जिसमें 31 बी में इसमें 9 शेड्यूल की बात कह दी गई थी। यही तो बात बोली गई थी। और 9 शेड्यूल में आपने देखा भूमि के जितने भी लैंड रिफॉर्म्स के कानून थे सब इसमें डाल दिए, भूमि सुधार के कानून इसमें डाल दिए। हालांकि ऐसा नहीं कि भूमि सुधार के इसमें अन्य कोई कानून नहीं डाला जा सकता, लगभग आप मान के चलोगे 284 के आसपास कानून हैं इसमें, जिसमें अधिकतर मोस्टली 80% कानून जो है भूमि सुधार के ही हैं, सेंटर और स्टेट जो भी है उनके। लेकिन और भी कानून डाले गए। आपने देखा होगा कि अभी आरक्षण को लेकर एक विवादित मुद्दा उठा। रामविलास पासवान जो कि गुजर गए हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, तो उन्होंने ये बात छेड़ी थी कि आरक्षण को क्यों ना 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए, क्योंकि जो बात 9वीं अनुसूची में डाल दी जाती है उसको कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता। ये 9वीं अनुसूची इसी बात को तो कहती है। लेकिन इस बात को भी लेकर काफी वाद विवाद हुआ हमारी सरकारों के बीच में, न्यायपालिका के बीच में, कि भाई 9वीं अनुसूची में अगर कोई बात डाली जाएगी तो वो न्यायिक समीक्षा के दायरे में आएगी कि नहीं आएगी। हालांकि इससे पहले 1981 में जब बामन राव केस आया तो उसमें भी एक बात ये बोली गई थी कि भाई अगर कोई ऐसा कानून है जो आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है और 9वीं अनुसूची में, तो वो न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे में यानी कि जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आता है। लेकिन इसको और गंभीरता के साथ और स्पष्टता के साथ यहां पर कोहेलो केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया और कहा, यहां पर 2 पॉइंट रखे कि एक तो केशवानंद केस के बाद, केशवानंद केस के बाद, अब केशवानंद केस कब हुआ था? 24 अप्रैल, ये कहानी थी कब की? 1973 की। इसके बाद अगर कोई कानून ऐसा है जो आधारभूत ढांचे को प्रभावित करता है, आधारभूत ढांचे को प्रभावित करता है, यानी कि 9वीं अनुसूची में हमने कोई कानून डाला और अगर वो केशवानंद केस के बाद डाला गया है और वो आधारभूत ढांचे, बेसिक स्ट्रक्चर को अफेक्टेड करता है, तो देन तब 9वीं अनुसूची भी क्या होगी? तब 9वीं अनुसूची भी जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आएगी, जुडिशियल रिव्यू के दायरे में, न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे में आएगी। वर्तमान में यही पॉइंट है। जैसे आपने देखा होगा कि आरक्षण को लेकर, आपने देखा कि आरक्षण को लेकर रामविलास पासवान ने कहा कि आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डाल दो। अगर हम 9वीं अनुसूची में आरक्षण को मान लो डाल देते हैं तो भाई ये आरक्षण आधारभूत ढांचा तो है नहीं। जब आधारभूत ढांचा नहीं है तो फिर कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकेगा और यही इसी वजह से आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालने की बात की गई कि 9वीं अनुसूची में एक बार डाल दिया तो फिर कोर्ट इंटरफेयर करने का अधिकार नहीं रखेगा, क्योंकि कोर्ट तो इंटरफेयर तभी कर सकता है जब वो केशवानंद केस के बाद हो और आधारभूत ढांचे को प्रभावित करता हो। तो ये तो कोई आधारभूत ढांचे में आता नहीं है, क्योंकि आरक्षण वैसे भी कोई मौलिक अधिकार नहीं है। अभी आपने देखा 6-7 महीने पहले उत्तराखंड के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक विशेष प्रोविजन है जो हमारे संविधान में दिया गया है, लेकिन आरक्षण अपने आप में कोई मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब यहां पर बात आती है बच्चों, एक आरक्षण को लेकर कुछ केस हैं, क्योंकि आरक्षण वैसे भी गरमाया हुआ मुद्दा है। रिजर्वेशन को लेकर जैसे आपने देखा होगा इंदिरा साहनी केस, इंदिरा साहनी केस, इंदिरा साहनी केस, ये 1992 में सबसे बड़ा केस बना आरक्षण को लेकर, 9 जजों की बेंच थी। फिर यहां पर आपने देखा होगा कि एक और केस आया, तो जो कि 2000 नागराजन केस था, नागराजन केस, ये 2006 का केस है, 2006 का केस है। फिर एक केस आया जनरल सिंह केस, ये 2018 का केस है। और आरक्षण के मुद्दे पर अभी भी पॉइंट चले हुए हैं। पहली बात तो अब ये बात आती है कि ये तीनों केस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आरक्षण की अगर हम बात करें तो पहली बात तो अब ये बात आती है कि आरक्षण की बात हमारे संविधान के किन आर्टिकल्स में की गई है। देखिए, आरक्षण की बात अगर हम देखें तो हमारे संविधान का जो आर्टिकल 15 है और आर्टिकल 16 आरक्षण की बात करता है।
तो जब हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो आर्टिकल 15 में भी 6 पॉइंट हैं और आर्टिकल 16 में भी 6 पॉइंट है, तो इन पे हम डिस्कशन करेंगे कि भाई ये पॉइंट है क्या, बड़े विस्तार के साथ। और यहाँ भी कई तरह के केस आते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि 1951 में दौराई राजन केस आया था। हालांकि अब वो पॉइंट नहीं है, इस पर अभी हम डिस्कशन नहीं कर रहे, हम पहले इन तीनों पॉइंटों पर डिस्कशन कर लेते हैं। मोस्टली अगर देखा जाए तो ये जाति के आधार पर जो आरक्षण की बात आती है वो आर्टिकल 16 का चौथा पॉइंट इस बात को कहता है कि जिन वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व यानी कि सफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो वहां पर उनको जो है रिप्रेजेंटेशन देने के लिए उनको आरक्षण दिया जा सकता है, ऐसा आर्टिकल 16 का 4 पॉइंट कहता है। अब इसी का फायदा उठाया और देन सरकार ने एक मंडल आयोग की रिकमेंडेशन पर ओबीसी को 27% का रिजर्वेशन दे दिया। अब ओबीसी को 27% का जब रिजर्वेशन दिया गया तो इस वीपी सिंह की सरकार में दिया गया था। जब 1989 में 1989 से 90 के बिटवीन में वीपी सिंह की सरकार बनी और ये ओबीसी का आरक्षण 27% मिल गया आर्टिकल 16 के 4 पॉइंट के अनुसार। लेकिन इसको कोर्ट में चुनौती दी गई और कोर्ट में जब ये केस आया, इस मामले को लेकर इंदिरा साहनी केस आया और इंदिरा साहनी केस में 9 जजों की बेंच बनी, 9 जजेस की बेंच बनी। अब तक के इतिहास में आरक्षण को लेकर इससे बड़ी बेंच नहीं बनी है। अब 9 जजों की बेंच बनी तो इंदिरा साहनी केस में इसको लेकर क्या आया, इसको लेकर यह बोला गया कि भाई देखो, पहली बात तो ओबीसी का जो आरक्षण है 27% का वो बिल्कुल सही है, इसने वैध मान लिया कि वैध है, वैलिड है, इसका मतलब ओबीसी का आरक्षण ओके हो गया। दूसरी बात यहां पर इस केस में यह भी बोली गई, लेकिन ओबीसी में 2 कैटेगरी होंगी, एक क्रीमी लेयर होगा और एक कौन सा होगा, नॉन क्रीमी लेयर होगा, नॉन क्रीमी लेयर होगा। अब बात यहां पर यह आती है बच्चों कि क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर में क्या डिफरेंस है। क्रीमी लेयर का मतलब है कि जिनकी इनकम बहुत अच्छी है, जो क्रीमी का मतलब, क्रीमी लेयर का मतलब क्रीमी में यानी कि जो अच्छे खासे लोग हैं। अमूमन आज की डेट में देखा जाए तो जिनकी इनकम 8 लाख से ऊपर है वो क्रीमी लेयर में काउंट होते हैं, उन्हें आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन जो नॉन क्रीमी लेयर है उन्हें आरक्षण का फायदा मिलेगा। इसका मतलब ओबीसी को 2 कैटेगराइज कर दिया गया, एक तो वो जिसको आरक्षण दिया जाएगा, एक वो जिसको नहीं दिया जाएगा। और ये 8 लाख का मापदंड है या कितने का मापदंड है, इसको सरकार ही तय करती है। बात आती है कि क्या भाई एससी एसटी में भी क्या क्रीमी लेयर व्यवस्था होनी चाहिए, तो यहां पर मना कर दी गई। अब आज के डेट में सबसे बड़ा मुद्दा यही तो है, आपने देखा होगा कि सबसे बड़ा मुद्दा आज की डेट में आरक्षण को लेकर यही पॉइंट तो है कि भाई एससी एसटी में क्या क्रीमी लेयर व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए बड़ी बेंच की बनाने की बात की गई है। तो हालांकि इस तरह के क्वेश्चनों की बात करें तो अगर हम इसकी भी बात करें तो इसके भी पक्ष और विपक्ष दोनों हैं कि क्रीमी लेयर व्यवस्था जैसे ओबीसी में क्या एससी एसटी में होनी चाहिए। क्योंकि अभी हाल में ही 2 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया और कहा, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लग रहा है कि न्यायपालिका का पक्ष एक तरफ इस तरफ जा रहा है कि भाई क्रीमी लेयर व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि उसी पक्ष की तरफ न्यायपालिका घूम रही है, क्योंकि सरकार भी यही चीज चाहती है। और कहीं ना कहीं सरकार इस टाइम मजबूत है, तो सरकार की मजबूती के साथ साथ न्यायपालिका काम करेगी, क्योंकि न्यायपालिका कहीं ना कहीं सरकार का फेवर तो लेगी और ले भी रही है। व्यवहारिकता में देखा जाए तो अयोध्या का केस अपने आप में इसी का प्रमाण बताता है। खैर, सुनील यादव करें कि शेयर भी करें, और नालायक को शेयर नहीं करोगे क्या, ये कहने की बात है क्या। इसको भैया लाइक भी करो वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर भी करो। ज्यादा लंबी क्लास नहीं होने वाली, बस इसी में आरक्षण को थोड़ा सा बता के खत्म कर दूंगा, क्योंकि मेरी नेक्स्ट क्लास है, किसी दिन लंबी क्लास हम लेंगे। और कम से कम मैं आपको बता दूं कि अपनी पॉलिटी में 100 सवा 100 के आसपास केस बता देता हूं मैं, और बड़े इंपॉर्टेंट केस होते हैं। केस तो हमारे देश में देखा जाए तो लाखों केस हैं, हमें वो थोड़ी पढ़ने हैं, हमें तो वो पढ़ने जो हमारी पॉलिटी से संबंधित हैं, जो हमारे एग्जामिनेशन में आते हैं, जिनसे हमें समझ विकसित होती है कि एक्चुअली में है क्या, समझे। खैर,
बात आती है, देखो मीडियम आपका बाइलिंगुअल ही होगा, हिंदी इंग्लिश थोड़ा सा जल्दी है इसलिए थोड़े से शब्द मैंने हिंदी में लिख दिए हैं, वैसे नोट्स आपको प्रॉपर हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल दोनों ही मिलेंगे। देखो बात यहां पर, अब मैं क्या बता रहा था कि अभी हाल में ही तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में लगभग 75% जातियां ऐसी हैं जिनको आरक्षण का कोई फायदा नहीं मिल रहा। जैसे राजस्थान की अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो वहां पर मीणा जनजाति शेड्यूल ट्राइब में आती है, लेकिन क्या राजस्थान में मीणा ही आते हैं शेड्यूल ट्राइब में? वहां पर तो आपने देखा होगा कि भील भी आते हैं, संथाल भी आते हैं, लेकिन फायदा किसको मिलता है? मीणाओं को मिलता है। तो यहां पर एक विचार जताया, न्यायपालिका ने कहा कि भाई ये कहीं ना कहीं आरक्षण का उल्लंघन है। आरक्षण किस लिए दिया गया? ताकि जो पिछड़े वर्ग हैं, जो वंचित वर्ग हैं, उनको समान धारा के साथ जोड़ा जा सके, लेकिन ये तो गलत हो रहा है भाई। इसका मतलब कहीं ना कहीं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में क्या होना चाहिए? क्रीमी लेयर व्यवस्था होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस स्टेटमेंट से तो ये लग रहा है कि आने वाले टाइम में न्यायपालिका कहीं ना कहीं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में क्रीमी लेयर व्यवस्था करने वाली है, क्योंकि सरकार की भी यही चाहत है। अब जब बड़ी बेंच बनेगी, और बड़ी बेंच का लगभग मेरा खुद का मानना यह है कि ऐसा डिसीजन आने वाला है, राइट। तो ये एक्चुअली में हुआ क्या था कि भाई ओबीसी का तो क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर सिस्टम कर दिया, लेकिन एससी एसटी के लिए मना कर दिया था इस इंदिरा साहनी केस में। साथ में ये भी कहा कि भाई प्रमोशन जो होता है ना, प्रमोशन में ये जो आरक्षण व्यवस्था नहीं होगी, ना तो एससी में होगी, ना एसटी में होगी, ना ओबीसी में होगी, तो प्रमोशन में आरक्षण नहीं होगा। अब इसी को लेकर तो कहानी आगे पैदा हो गई। हालांकि विवादित मुद्दा तो आज इसका है, एससी एसटी में क्रीमी लेयर व्यवस्था, लेकिन जो एक कहानी आगे बनी वो इसको लेकर बनी कि प्रमोशन में आरक्षण नहीं होगा। तो अब इसको क्या किया हुआ क्या कि प्रमोशन में आरक्षण नहीं होगा तो एससी एसटी ने आंदोलन करना शुरू कर दिया। तो कुल मिलाकर सरकार को झुकना पड़ा और हमें नया एक आर्टिकल 16(4)A लाना पड़ गया, जिसमें कहा कि पदोन्नति में एससी एसटी का आरक्षण होगा। फिर इसको लेकर नागराजन केस में चुनौती दी गई कि भाई पदोन्नति में एससी एसटी का आरक्षण गलत है। तो यहां पर यह कहा कि भाई एससी एसटी का जो आरक्षण प्रमोशन में सही है, यानी कि इसने कहा कि आर्टिकल 16 का 4A क्या है, इसने कहा वैध है। लेकिन यहां पर पदोन्नति में जो आरक्षण है उसके 3 आधार रख दिए इस केस में। 3 आधार कि उनका भैया पर्याप्त, यानी कि पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब है क्या होना चाहिए, उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो सफिशिएंट होना चाहिए, ये सरकार को बताना होगा। या एफिशिएंसी की बात कर दी गई, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी की बात की गई कि भाई आरक्षण देने से जो है प्रशासनिक कार्यकुशलता प्रभावित नहीं होनी चाहिए। और साथ में ये बताना होगा कि वो अभी भी बैकवर्डनेस है, ये भी बताना होगा। तो कुल मिलाकर जो एससी एसटी में जो पदोन्नति में जो आरक्षण हो रहा था वो थोड़ा धीमा हो गया, क्योंकि सरकार को तीनों की क्या जवाबदेहिता तय करनी पड़ेगी, तीनों का आंकड़ा बनाना पड़ेगा कि भाई वो अभी भी पिछड़े हैं, प्रशासनिक कार्यकुशलता इससे प्रभावित नहीं होगी और उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो सफिशिएंट है। अब क्या हुआ कि इसको फिर से चुनौती दी गई इसमें जनरल सिंह केस में। तो जनरल सिंह केस में क्या हुआ कि 2018 में रिजल्ट आया कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी का पॉइंट है पदोन्नति में, ये खत्म कर दिया, पर्याप्त ये बैकवर्डनेस का खत्म कर दिया, सिर्फ ये जो पर्याप्त प्रतिनिधित्व है यही रखा। तो यानी कि अब जो आरक्षण में जब आरक्षण दिया जाता है तो वहां पर ये सरकार को तय करना होता है, बताना होता है कि उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व है या नहीं है। लेकिन उत्तराखंड में जो अभी केस आया पदोन्नति को लेकर, वहां सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा कह दिया कि आरक्षण कोई मौलिक अधिकार नहीं है, ये राज्य सरकारों के विवेक पर डिपेंड करेगा कि वो देना चाहे तो दे, ना देना चाहे तो ना दे। और साथ में अगर सरकार दे रही है तो बताना होगा कि उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व यानी कि जो सफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन है या नहीं है। हालांकि थोड़ा सा बच्चों जल्दबाजी हो रही है, क्योंकि टाइम मेरा एक्चुअली में दूसरी क्लास का हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा हो सकता है कि दिमाग के ऊपर कर जा रहा हो। लेकिन जब हम क्लास लेते हैं तो बड़ी गंभीरता के साथ और बड़ी मतलब कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच के साथ पढ़ाते हैं, ताकि हर चीज़ अपने आप में पॉइंट टू पॉइंट आपको समझ में आए। हालांकि मैंने आज केस तो बहुत हैं, मैंने आज कुछ केसों के विषय में केशवानंद केस, गोलकनाथ केस, मिनर्वा मिल्स केस, कोहिलो केस,
इंदिरा साहनीवाद, नागराजनवाद, देन आपका जनरल सिंह केस में बोला। ठीक है, खैर आई थिंक आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो फिलहाल पूछ सकते हो, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो। और मैं आपको ये भी बता दूं कि बच्चों केस का बहुत बड़ा रोल है। अब पेपर वैसे नहीं आते जैसे आप सोच रहे हो कि भाई देखिए हर चीज का रोल बढ़ा है। आजकल आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जो केसेस हैं उनका भी रोल एग्जामिनेशन में बढ़ चुका है और केसों से बहुत ज्यादा क्वेश्चन अब आने लगे हैं। अगर पॉलिटी में केस का प्रयोग नहीं करोगे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे और एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन नहीं निकाल पाओगे। समझे कि नहीं समझे? तो हमें हर चीज पर फोकस करना है, हमें आर्टिकल्स पर भी फोकस करना है, हमें जो एक व्यवहारिक अप्रोच है उसको भी बताना है, हमें जो संविधान में लिखा है वो भी बताना है कि संविधानवाद के अनुसार कैसे हमारी सरकारें काम करती हैं। हमें फिर संस्थाओं के विषय में भी बताना है, जो नई नई चीजें आ रही हैं वो भी हमें अपने कोर्स में सिलेबस में लेके आनी है। 7-6 का मतलब केशवानंद केस में ये था कि 7 जजों ने ये कहा कि फंडामेंटल राइट में परिवर्तन किया जा सकता है, 6 जजों ने कहा कि नहीं किया जा सकता। जो आधारभूत ढांचे का जो सिद्धांत देने वाले थे वो 7 जज सहमत थे, क्योंकि जब कोई बेंच बनती है तो हमेशा मेजॉरिटी के आधार पर डिसीजन लिया जाता है। ठीक है वर्षा जी, सबसे पहले आरक्षण ओबीसी को ही मिला था। देखिए एससी एसटी का आरक्षण तो शुरू से ही था जब हमारा संविधान बना, लेकिन उसके बाद ओबीसी को आरक्षण इस इंदिरा साहनीवाद में यानी कि मंडल आयोग की रिकमेंडेशन पर ही वीपी सिंह की सरकार में दिया गया था। रही बात एससी एसटी का आरक्षण, तो पहले से ही जब संविधान था तब से ही चला आ रहा था। एससी का आरक्षण 15%, एसटी का 7.5%। ठीक है, और बैच मैंने आपको बता दूं कि फिर मैं बैच के विषय में बता देता हूं फिर से एक बार कि बैच 5 नवंबर से प्रॉपर वे में 2 बजे से स्टार्ट हो जाएगा कल से। और बैच की कोई फीस ज़्यादा है नहीं, फीस ओनली क्या है, ये आपकी 999 रुपये फीस है। और साथ में यूजफुल वो मैंने बता दिया, हर एग्जाम के लिए यूजफुल है ये। ठीक है, हाँ जी, टीजीटी में जो पॉलिटी आती है ये यहाँ से बाहर नहीं जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि ये बैच कॉम्प्रहेंसिव एनालिसिस विद बेसिक टू एडवांस है। जो पॉलिटी बिल्कुल नहीं जानता है उसके लिए भी बैच ये बहुत अच्छा है, और जो पॉलिटी ये कहता है कि मेरी पॉलिटी दमदार है तो इस बैच को 999 रुपये में आपका कुछ नहीं जाने वाला। लेकिन इतना मैं कह रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि पॉलिटी मेरी बेस्ट है, पॉलिटी आपकी बेस्ट है, तो आप इस बैच को जरूर परचेज करें, क्योंकि आपको बहुत सी चीजें नई मिलने वाली हैं। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कि अब तक हमने इस तरह की पॉलिटी नहीं पढ़ी है। ठीक है, और अगर मैं तो ये नहीं कह रहा कि कोई बाध्यता नहीं है, आप मेरी 6-7 वीडियो देख लेना जो कि आपके लिए फ्री उपलब्ध है, तब आप जजमेंट करें कि आपको मेरे से पॉलिटी पढ़नी है या नहीं पढ़नी है। ठीक है, तो भाई लोगों कोई क्वेश्चन तो नहीं है आप लोगों का? सर डीप पढ़ाएंगे तो हम सभी कैसे पढ़ेंगे? अरे भैया देखो डीप, अब एक बात बताओ मुझे, हम डीप उसी हिसाब से तो पढ़ाएंगे जैसे एग्जामिनेशन आता है। अब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जैसा पूछा जाता है उसी हिसाब से डीप पढ़ाया जाएगा, ये थोड़ी आलतू फालतू की बातें करेंगे हम। ठीक है, हाँ जी, बायलुंगल बैच होगा। क्लास जो है लगभग ये 2 घंटे की डेली क्लास चलेंगी, 1.25-2 घंटे से 2 घंटे। और मैं आपको बता दूं कि क्लास जो है बायलुंगल होगी, अच्छे लेवल के साथ होगी, और विद नोट्स होगी, प्रिंटेड नोट्स होगा, क्लास नोट्स होगा, पीडीएफ वगैरह होगी, और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी होंगे। हर एग्जामिनेशन के लिए जो भी यूपीएससी ईपीएफओ का पेपर हो, सीडीएस का हो, एनडीए का हो, या फिर इसके अलावा आईएएस का हो या पीसीएस का हो, जहां बढ़िया लेवल के क्वेश्चन आते हैं तो वहां तो बच्चे संकोच करो ही मत, इस बैच को बड़े आराम से आप ले लीजिए। किस चैप्टर से शुरू करेंगे? पहला टॉपिक मेरा जो है फंडामेंटल राइट का टॉपिक शुरू होगा। भैया मेंस का नहीं होगा इसमें। आप ये सोच रहे हो मेंस के तरीके से पढ़ाऊंगा तो फिर वो तरीका दूसरा है, उसकी फीस तो मेरी ज़्यादा होती है, 1500 रुपये बैच होता है वो मेंस के लिए, तो क्योंकि वहाँ थोड़ी अप्रोच चेंज हो जाती है। समझ में आ गया? यहाँ थोड़ा हम कंटेंट पर ज़्यादा फोकस करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि आपको कंसेप्ट नहीं बताया जाएगा, कंसेप्ट तो यहाँ भी बताया जाएगा,
लेकिन वहां पर क्या होता है कि वहां पर थोड़ा सा और विस्तार के साथ चीजों को और ज्यादा खोल दिया जाता है जब मेंस का बैच। फिर वहां पर यह भी बताना होता है कि आंसर राइटिंग आप कैसे करोगे, किस तरीके से आपको इंट्रोडक्शन लिखना, किस तरीके से कंक्लूजन लिखना, किस तरीके से मेन पार्ट आपको लिखना है, कि जब आप क्वेश्चन लिखोगे तो उसकी रूपरेखा क्या होगी, किस तरीके से आपको आंसर राइटिंग करनी है, हाउ टू राइट गुड आंसर किस तरीके से होगा, किन बातों पे आपको फोकस करना है। तो वो फिर वहां थोड़ी अप्रोच चेंज हो जाती है। ठीक है, ओके। किसी बच्चे का कोई भी क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। जी बिल्कुल रवि साहब ले सकता है। मैंने आपको बताया ना कि इस बैच की सबसे खास बात यह है कि बेसिक टू एडवांस लेवल है ये, यानी कि जो पॉलिटी कभी नहीं पढ़ा है, बिल्कुल नहीं जानता है, वो भी ले सकता है। और वाकई मैं उन बच्चों से कहना चाहूंगा कि जो पॉलिटी आप लोग पढ़ चुके हैं, तो ये मेरा अनुरोध है उन बच्चों के साथ कि जिन्हें लगता है कि मुझे पॉलिटी आती है और जो मेरे से नहीं पढ़े हैं, वो मेरा बैच एक बार जरूर लेके देखें। और लेके ऐसी नहीं है कि आप आंख बंद करके ले लें, मेरी 6-7 वीडियो जरूर देख लें और उसके बाद बैच को परचेज करें। आपको मैं ये बताऊंगा कि भाई 999 रुपए में आपको ये लगेगा कि हमने सर की 6-7 वीडियो देख ली, हमारे 999 रुपए तो यहीं खर्च हो गए। कहने का मतलब है कि यहीं पर हमें संतुष्टि मिल गई। अरे नालायक को, जब इतना सस्ता बैच मिल रहा है, अब इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। इससे ज्यादा तो मैं और कुछ नहीं कह पाऊंगा। खैर, आज क्लास हम यहीं पर ऑफ करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में, अब कल की क्लास 2 बजे से शुरू होगी और कल पहली क्लास होगी, और कल पहली क्लास में, फर्स्ट क्लास में पूरे जोश और जुनून के साथ मिलते हैं। और आई होप, आशा करता हूं कि आप लोग मुझे मिलेंगे। हाँ जी, सीडीएस के लिए सफिशिएंट है, सीडीएस के लिए सफिशिएंट है सब। कोर्स का जो ड्यूरेशन होगा वो लगभग 2 से 2.5 महीने होगा, और इसमें जो है लगभग आप ये मान कर चलो कि 10 से 11 महीने तक इस बैच को आप देख सकते हो। ठीक है, मेंस का बैच मेरा जल्दी आएगा, मेंस का बैच भी जल्दी आएगा। ठीक है, ओके। नीरज ओझा साहब कह रहे हैं, सर जी आप यहां पर कोट पैंट पहनकर पढ़ा रहे हैं और वहां एसआई वाले बैच में पूमा टी शर्ट पहनकर पढ़ाते हो। भाई ये तो गलत चीज हो रही है आप लोगों के साथ। आपके बैच में भी कोट पैंट के साथ पढ़ाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है नीरज जी, कोशिश यही करेंगे आपके बैच में कोट पैंट के साथ ही पढ़ाएं। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, आईएएस के लिए प्रॉपर ये बैच है। आप जो आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहा है वो आंख बंद करके इस बैच को ले सकता है। ठीक है, बिल्कुल 100% संतुष्टि मिलेगी, और कहीं से भी आपको जो है ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ बैच लेके मैंने गलती की है। ओके, तो क्लास हम यहीं पर ऑफ करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अब कल 2 बजे आपसे मिलते हैं। ओके, जय हिंद बच्चों।